नमस्कार महिलाओं, युवतियों, सुंदर युवतियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनालाइजर ऐप में। और आज हम शुरुआत करेंगे जिसको कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो भाई, इतना ही पैसा बचा है, 120 रुपये, इतने में जीना खाना है मेरे को। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को शुरू करने से पहले कुछ बचकानी बातें कर लेनी चाहिए। बचकानी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या शून्य की बातें कर रहे हैं या क्या ये शुरुआत की बातें कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि वो जानते हैं, अगर वो जानते हैं तो मुझे क्षमा करें उनका समय लेने के लिए। लेकिन एक चीज आप लोग पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, कई बार पढ़ेंगे, लिंगानुपात। और ये चीज इसमें बार बार आएगा, इसलिए इसका मतलब मुझे समझा देना बहुत जरूरी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत लिंगानुपात का मतलब होता है, सामान्य तौर पे अगर भारत में देखें, हर जगह लिंगानुपात का मतलब बदल सकता है। इस चीज को मैं बता दूं, जिस क्षेत्र में या फिर जो देश महिलाओं मतलब वुमेन डोमिनेटेड हैं, यानी महिलाओं के नियंत्रण में चीजें चलती हैं, वहां चीजें महिलाओं के हिसाब से सेट होती है। चूंकि हमारा देश भारत पितृसत्तात्मक समाज रहा है सामान्य तौर पे शुरू से। हालांकि हमने महिलाओं को घर की इज्जत, घर के अंदर और घर के बाहर काफी सम्मान दिया और उनको दुर्गा के रूप में पूजा भी, सरस्वती के रूप में पूजा भी। लेकिन फिर भी जो बेस में है, जड़ में जो है, वो पुरुषवादी मानसिकता अभी भी है। तो उसको मतलब एक तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, वो चीजें तो है ही हैं। तो भारत में लिंगानुपात का जो मतलब है वो कैसा मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की कितनी संख्या है उसको लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की औसत जनसंख्या जिसको लिंगानुपात कहते हैं। आप देखते होंगे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 918। 2011 के अनुसार 918/1000। अगर ऐसा लिंगानुपात लिखा है मतलब 918 महिला में 1000 पुरुष हैं। ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। अगर 918 महिला में 1000 पुरुष हैं और सबकी आयु, मान लीजिए इसी उदाहरण से समझिए कि इसकी आयु कितनी है, 21 वर्ष। हर पुरुष की आयु 21 वर्ष है, हर महिला की आयु 18 वर्ष है, और यानी 21 वर्ष और 18 वर्ष में दोनों विवाह करने योग्य हैं। तो इसमें से कुछ पुरुषों को अब जो है महिलाएं नहीं मिलेंगी, तो ये कहाँ विवाह करेंगे? ये 72 पुरुष जो होंगे वो कहाँ विवाह करेंगे? ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। वो जमाना दूर बहुत विदा हो गया जब लड़की पुरुष जो थे वो 2-2, 3-3 विवाह करते थे। अब इस स्थिति में देखेंगे कि एक भी विवाह कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है इन 72 लोगों के लिए। बाकी 918 लोगों के लिए तो मतलब 918 पुरुष के लिए तो 918 महिलाएं रखी हुई विवाह करने के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं। लिंगानुपात का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, BPPP। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इस योजना की शुरुआत कैसे हुई? तो इस योजना की शुरुआत ठीक जो मैं इससे पहले बताया लिंगानुपात की बात, वहीं से होती है। 2011 की जनगणना के जो आंकड़े आते हैं उसमें देखने में पाया जाता है कि 0 से 6 वर्ष की जो बालक और बालिका हैं, 0 से 6 वर्ष की बालक और बालिका जो हैं, उनमें जो लिंगानुपात है, यही लिंगानुपात है 918:1000। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात क्या है, 918
बटे 1000, यानी 918 महिला पर 1000 पुरुष हैं। यदि हम महिला की तरफ से सोचें, तो यदि हम पुरुष की तरफ से सोचें, जो परिभाषा के अनुसार मैं बताया, तो 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। ये समस्या विकट है। अगर महिलाओं की संख्या इस तरीके से कम होती जाएगी, लड़कियों की संख्या कम होती जाएगी, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 2011 में ये आंकड़ा आया जिसमें बताया गया कि 918 महिला पर 1000 पुरुष है, या 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। आखिर ये मामला इतने बिगड़ता क्यों गया, यानी इतनी तेजी से जो है धीरे धीरे हम ऐसा क्यों होते गए कि महिलाएं जो है कम होती गई और पुरुष बढ़ते गए, यानी लड़कों की जनसंख्या बढ़ गई और लड़कियों की जनसंख्या कम हुई। इस पर सरकार ने विचार किया, केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने विचार करने के बाद कुछ चीजें उसने देखा। कुछ चीजों में उसने एक चीज देखा कि महिलाओं के या फिर लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषण आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि जन्म लेने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बच्चे नहीं बच्चियां। उसके अलावा भ्रूण हत्या एक महत्वपूर्ण समस्या। भ्रूण हत्या का मतलब आप समझते होंगे, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसी समय उसके गर्भावस्था में ही उसके लिंग का पहचान करके अगर ये लड़की है तो इसको मार दिया जाए, यानी अबॉर्शन करा दिया जाए, गर्भपात करा दिया जाए, और लड़का है तो उसको दुनिया में आने दिया जाए। तो इस तरीके की समस्या थी, इस तरीके की मानसिकता थी। और इस मानसिकता को बढ़ावा कौन दे रहा है? इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहा था कि आप जाइए हॉस्पिटल में अपना चेक कराइए, कम कीमत पे आपका चेक हो जाएगा कि पुरुष है, मतलब जो गर्भ में बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। डॉक्टर आपको चेक करके बता देगा, आप चाहे वहीं अबॉर्शन करा लीजिए। तो ये सारी समस्या जो थी, या फिर बच्चे के जन्म लेने के बाद महिला को टॉर्चर करना, मारा पीटा जाना, इस तरीके की समस्या, मतलब लड़की के जन्म लेने के बाद, ये काफी मतलब आम तरीके से लोगों के पास उपलब्ध था कि आप चेक करा करके उसको अबॉर्शन करा लें। या फिर बेटी आई इस जमाने में, इस दुनिया में, तो क्या है, उसको तो चूल्हा ही फूंकना है। लड़की इस दुनिया में आई तो उसको चूल्हा ही फूंकना है। तो चूल्हा फूंकना है तो फिर उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, वो सशक्त नहीं बन पाई, और सशक्त नहीं बन पाई तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सशक्त नहीं बन पाएगी उसी की वजह से। आप लोग समझ रहे होंगे, एक महिला जिस घर की पढ़ी लिखी होगी, पुरुष भले पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन महिला जिस घर की पढ़ी लिखी होगी वो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए। अगर वो 5वीं पास है तो कम से कम 12वीं तक, 10वीं तक पढ़ाना चाहेगी। मेरे माता पिता कम पढ़े थे थोड़ा, अगर आज के एकेडमिक के हिसाब से देखें तो, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाया। इसी तरीके से आप लोगों को भी शिक्षा का महत्व को देखते हुए पढ़ाते होंगे। तो इस तरीके से न तो लड़की को एक तो पहले ही समाप्त कर दिया जाए भ्रूण में ही, दूसरी बात अगर वो इस दुनिया में आ जाती है तो तरह तरह के टॉर्चर किए जाए, तीसरी बात उसको पढ़ाने लिखाने का कोई व्यवस्था नहीं किया जाए। तो इस तरीके से जो चीजें थी, लड़की जो थी असशक्त होती जा रही थी या निसशक्त होती जा रही थी, सशक्तिकरण उसका नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी, ये डेट आपको याद रखना है, इससे पहले की कहानी केवल आपको याद रखनी है कि ये चीज क्या है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से आपको स्पष्ट तौर पर पता चल रहा होगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मतलब यही है कि बेटी को बचाना है और फिर उसको पढ़ाना भी है और उसको सशक्त बनाना है, ताकि आने वाला जो पीढ़ी हो मजबूत बन सके, सशक्त बन सके, शिक्षित बन सके। तो 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की, और इसी घोषणा के तहत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू हो जाता है। तो ये एक डेट आप याद रखिएगा। दूसरा आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि आप ये घोषणा कहां से की गई थी? तो ये घोषणा हरियाणा से की गई थी। अब और थोड़ा पूछ दे, क्योंकि एक गाना भी है ना, मेरी माँ ने मौज करेगी तू हरियाणे में, तो हरियाणा से शुरू की गई थी। हरियाणा में एक जगह है जिसको कहा जाता है पानीपत। ये वही पानीपत है जो पानीपत का युद्ध आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने
या फिर एक भाषण के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया था। तो ये डेट आप याद रखेंगे, और हरियाणा का पानीपत का मैदान, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। इतना तो आप लोग कहीं से भी पढ़े होंगे, तो ये शुरुआत, ये दो डेट तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन मैं उससे आगे थोड़ा बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें बताऊंगा किस तरीके से क्रमवार तरीके से इसको लागू किया गया, उन सब चीजों को। अब थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा। 22 जनवरी 2015 को ये योजना लागू की गई। तो क्या संपूर्ण भारत में एक साथ लागू कर दिया गया? ऐसा नहीं था। शुरुआत में इसको देश के 100 जिलों में लागू किया गया। इसको कहा जाता है प्रथम चरण। प्रथम चरण में 100 जिले शामिल हुए। 100 जिले कैसे जिले? सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो जिले बने हैं उसके हिसाब से होंगे। सारी बातें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत सन 2011 के जिलों के अनुसार ही होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी सन 2011 में अगर छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? सन 2011 में छत्तीसगढ़ में थे 18 जिले। हाँ, 18 जिले। उसके बाद कुछ जिले और बनते बनते अभी छत्तीसगढ़ में 28 जिले हो गए हैं, और फिर कुछ जिलों की घोषणा हुई है जो कि औपचारिक रूप से अभी नहीं बन पाए हैं। तो कुल मिला के 28 जिले मानिए। तो 2011 में जितने जिले थे, यानी 18 जिले जो थे 2018 में, 2011 में उसी के अनुसार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना प्रथम चरण में 100 जिलों में लागू की गई। हम अभी समझेंगे भी कि उन जिलों का चयन किस हिसाब से किया गया, तो आपको और आसान हो जाएगा समझने में। 100 जिलों में लागू कर दिया गया। 100 जिलों में लागू करने के बाद इसका आया दूसरा चरण, और दूसरे चरण में ये दूसरा चरण आया, और दूसरे चरण में ये 61 और जिलों में लागू कर दिया गया। 61 और जिलों में लागू कर दिए गए। अब देखिए टोटल कितने हो गए? 161 जिलों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लागू किया गया। प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई, प्रथम चरण किस सन में लागू हुआ? तो ये था 2014-15 में। अब ध्यान रखिएगा, कई लोगों को कहना ये भी होगा कि 22 जनवरी को लागू हुआ 2015, तो फिर 2014 क्यों लिया? तो हम यहाँ पे वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं। 2014-15 में 100 जिलों में लागू किया गया। उसके बाद एक साल बाद 2015-16 में 61 और जिलों में लागू कर दिया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गंभीर प्रश्न है। उसके बाद बचता है कि और जो जिले बचे, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास कितने जिले थे? 640 जिले थे। तो और जो जिले बचे उन जिलों को किस तरीके से लागू किया गया, इस विषय पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, असुविधा के लिखे थे। तो 2015-16 में हमने 61 जिलों पर और लागू किया इसको, 61 जिलों के अंदर। उसके बाद कुछ समय के बाद इसका मूल्यांकन किया गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लगा कि नहीं, ठीक ठाक काम कर रहा है, सुधार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुधार क्या है? लिंगानुपात में सुधार, बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में सुधार, पढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें तो हाँ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए 244 जिलों में और लागू कर दिया गया। अब कितने जिले टोटल हो गए? टोटल हो गए आपका 405 जिले। 405 जिलों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लागू हो गया। फिर बच गया आपका 235 जिला, 240 में से 235 जिला। इस 235 जिले जो हैं उनमें एक चीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 2 तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। अभी मैं बात करूंगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत 2 तरीके के प्रोग्राम चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का संपूर्ण प्रोग्राम, संपूर्ण
कार्यक्रम कितने जिलों में लागू है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप निश्चित तौर पे 405 जिले लगा के लाएंगे। वैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना संपूर्ण रूप से 640 जिलों में लागू है। ध्यान रखेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना संपूर्ण रूप से पूरे देश में लागू है, पूरे देश में लागू किया गया है, पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि संपूर्ण कार्यक्रम कितने जिलों में लागू है, तो 405 जिलों में लागू है, 640 जिलों में नहीं। अब बचते हैं 235 जिले। अब इन 235 जिलों पर भी मैं बात करूंगा आगे। अभी चलिए, अब मैं बात करता हूं 640 जिला। इसमें से हमने देखा कि 405 जिलों पे संपूर्ण रूप से लागू है और 235 जिले जिस पर कि अभी मैंने पूरी तरीके से बात आपसे नहीं की है, ठीक है, जिस पर कि पूरी तरीके से बात मैंने नहीं की है। तो 405 जिले जो हैं उसमें जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लागू है उसको कहा जाता है बहु क्षेत्रीय उपाय। नाम से भी स्पष्ट होगा, बहु क्षेत्रीय उपाय। और इसको कहा जाता है, आपको मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं आपको एडवोकेसी एवं आउटरीच। इसको लिख लीजिएगा, एडवोकेसी एवं आउटरीच। दो तरीके के प्रोग्राम हो गए, बहुक्षेत्रीय उपाय और एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने जिलों में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम लागू है बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, एक चीज मैं जरूर आपको बता दूं, जो बहुक्षेत्रीय उपाय है, बहुक्षेत्रीय उपाय है, समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं इस दोनों टर्म को क्लियर करूंगा तो समझ में आएगा। बहुक्षेत्रीय उपाय के अंतर्गत एडवोकेसी और आउटरीच प्रोग्राम शामिल है, लेकिन एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत बहुक्षेत्रीय उपाय शामिल नहीं है, ठीक है। यानी बहुक्षेत्रीय उपाय का एक भाग है, बहुक्षेत्रीय उपाय के बहुत सारे भाग हो सकते हैं, उसमें से एक भाग है आपका ये एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम। तो ये 235 जिलों में लागू है और 405 जिलों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का संपूर्ण कार्यक्रम लागू है। कितने जिलों में? 405 जिलों में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टोटल 640 जिलों में लागू है। अगर सामान्य तौर से पूछे आपसे तो संपूर्ण देश में लागू है। अगर आपसे पूछे, अगर थोड़ा अंदर घुस के पूछे कि पूर्ण रूप से यानी बहुक्षेत्रीय उपाय कितने जिलों में लागू है, तो 405 जिलों में। उसके अंतर्गत उसके अलावा आपसे पूछे कि एडवोकेसी और आउटरीच प्रोग्राम केवल कितने जिलों में लागू है, तो 235 जिलों में। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम। इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं आप, एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको भी लिख देता हूं, एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान, ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या है, एडवोकेसी और मीडिया अभियान के अंतर्गत क्या चीजें हैं वो समझते हैं। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जब लागू किया जाएगा तो बेटियों के विकास के लिए, बेटियों के संवर्धन के लिए कुछ न कुछ तो काम किया जाएगा। ये बात तो मतलब जग जाहिर है कि उनको लिंगानुपात को ठीक करने के लिए, उनको भ्रूण हत्या से बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको कुछ सुविधा देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए हम कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम का हम क्रियान्वयन भी करेंगे। उसके लिए हम प्रचार भी करेंगे, हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, हम यूट्यूब में कैंपेन भी चलाएंगे कि भाई बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से योजनाएं तो है। तो एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान में दो चीजें मुख्य रूप से शामिल हैं।
एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम कहें या मीडिया अभियान में दो चीजें मुख्य रूप से शामिल है। पहला चीज तो है आपका जागरूकता, बात करूंगा इस पर भी। दूसरा जो है वो है, इसको कहते हैं सहभागिता। जागरूकता और सहभागिता। जागरूकता का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी 235 जिलों की बात कर रहा हूं, अभी 405 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं। 235 जिलों के अंतर्गत, 235 जिलों के अंतर्गत ये दो चीजें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी। जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संपूर्ण कार्यक्रम नहीं लागू है, वहां पे एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान या एडवोकेसी एवं आउटरीच प्रोग्राम लागू है, अभियान लागू है। तो वहां पे दो चीजें आपको दिखेंगी, एक जागरूकता, एक सहभागिता। जागरूकता यानी लोगों को जागरूक करना, उसमें क्या है, रेडियो के अंतर्गत, टीवी के अंतर्गत, प्रचार के अंतर्गत, आउटडोर, प्रिंट मीडिया, नुक्कड़ नाटक, ये सब चीजों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए। ठीक है, यानी बेटियों को जन्म लेने देना चाहिए और उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। ये तो हो गया आपका जागरूकता अभियान के अंतर्गत। सहभागिता में क्या है, सहभागिता में है आपका कि जो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र में जो पंचायत है, उस क्षेत्र में जो मतलब जिला स्तर के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी सहभागिता लेना, और उनकी सहभागिता लेने के साथ साथ जो जनता है उसकी भी सहभागिता इसको सफल बनाने में लेना, ये है। अब ये चीज देखते हैं कि एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान के अंतर्गत बहुत ज्यादा सुविधा बच्चों के लिए नहीं है, बच्चियों के लिए नहीं है, यानी बेटियों के लिए नहीं है। लेकिन हम अभी देखेंगे कि जो बहुउद्देशीय उपाय हैं जो 405 जिलों में लागू हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी अब बात करते हैं। बहुउद्देशीय उपाय में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय स्कूल में, ये सारी चीजें। अभी बहुउद्देशीय उपाय को भी मैं बात करता हूं थोड़ा सा, लेकिन उसको बात करने से पहले बहुउद्देशीय उपाय पर बात करने से पहले मैं बात करता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो कि मैं भूल गया, पढ़ाते पढ़ाते गुम हो गया, तो भूल गया। तो प्रमुख उद्देश्य से लिख लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है समग्र लक्ष्य, इसका जो समग्र लक्ष्य है, बेटियों का जन्म का उत्सव मनाना और उसकी शिक्षा को संभव बनाना। यानी बेटियों का जो जन्म हो तो उसके लिए हम खुश हों, दुखी न रहें कि हमारे यहाँ बेटी जन्म हुई है। हम उसको लक्ष्मी कमला ऐसे कह के संबोधित न करें, बेटी जन्म ली है तो बेटी कह के संबोधित करें। ठीक है, ये एक चीज देखने में लगता है कि बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उसका एक बहुत साइड इफेक्ट भी रहता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य हैं उसको लिख लीजिएगा। पहला है लिंग के आधार पर लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, यानी भ्रूण हत्या से पहले लिंग का चयन करने के लिए उसको रोकना। बेटियों की उत्तरजीविता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। तीसरा, बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। ये 3 तरीके के लक्ष्य हैं। अब हम बात करते हैं, ये 3 लक्ष्य हैं जिसको आपने लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं जिसको मैं बोल रहा था, जो है 405 जिले जिसके अंतर्गत बहु क्षेत्रीय उपाय शामिल है। 405 जिले के अंतर्गत बहु क्षेत्रीय उपाय शामिल है। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो जागरूकता और उसके अलावा जो एक और मैं बताया आपको सहभागिता, जागरूकता और सहभागिता तो इसमें भी है, मगर इसके अलावा विभिन्न तरीके के और प्रोग्राम भी हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, क्या प्रोग्राम बोलते हैं यार, एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट, सॉरी एक जरूरी कॉल आ गया था इसलिए रुक गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन 405 जिलों की, जहां पे समग्र रूप से बहुक्षेत्रीय प्रोग्राम जो लागू है, बहुक्षेत्रीय उपाय जो लागू है। तो इसके अंतर्गत एक चीज बात की गई समन्वय की।
बहुत ज़्यादा चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, जो चीज़ जरूरी है वही चीज़ बता रहा हूँ, नहीं तो ये कम से कम 40 पन्ने का है गवर्नमेंट का। समन्वय की, समन्वय कैसा, तो स्वास्थ्य विभाग का समन्वय महिला एवं बाल विकास से एवं परिवार कल्याण विभाग से। तो इस तरीके से समन्वय की बात की गई कि मान लीजिए कोई महिला है गर्भपात कराने के लिए जाती है, तो वहाँ पे क्या क्या नियमावली टंगे होंगे, या फिर उसको गैर कानूनी है, पुलिस से समन्वय, ये सारी चीज़ों की बात की गई इसमें। कुल मिला के मुख्य रूप से अगर देखें तो बहुक्षेत्रीय उपाय ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण उपाय जो हैं वो बहुक्षेत्रीय उपाय ही हैं। तो अगर अब हम आगे और बात करें बहुक्षेत्रीय उपाय की, तो इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें कुल मिला के पहले वाले में प्रचार और सहभागिता की बात थी, इसमें जागरूकता, सहभागिता एवं समन्वय की बात है। समन्वय की बात है कि जिला प्रशासन से भी समन्वय, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के मुख्य जो सचिव हैं उनसे समन्वय, इन सब चीज़ों की बात की गई। और इसमें एक चीज़ और बात की गई, उसको कहा जाता है कि एक चीज़ है इसमें, आगे मैं भूल रहा हूँ, उसको बताऊंगा आपको, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, आगे है, मैं ध्यान से बता दूंगा आपको ना, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो भाग में हमने देखा इन चीज़ों को। अब देखते हैं इसके लक्षित समूह कौन कौन से हैं, किनको किनको लक्ष्य किया जा गया है इसमें। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक गलत लिख दिया, तृतीयक। इस तरीके से 3 समूह में बांटा गया है। इससे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप लिख भी लीजिए। प्राथमिक समूह में है युवा तथा नवविवाहित जोड़े, गर्भवती एवं धात्री माताएं एवं माता पिता। द्वितीयक समूह में है किशोर, लड़के लड़कियां, युवा, सास ससुर, चिकित्सा, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम एवं दैनादिक केंद्र। दैनादिक केंद्र का नैदानिक केंद्र, नैदानिक केंद्र का मतलब जहां पे स्वास्थ्य उपचार होता हो। तृतीयक जो समूह है, लक्षित समूह है, वह है आपका अधिकारी, PRI, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला, धार्मिक नेता, स्वैच्छिक संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ, आम जनता। कुल मिला के अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि प्राथमिक तौर पर किस पर टारगेट किया जाएगा, उसको प्राथमिक लक्षित समूह में शामिल किया गया है। तो प्राथमिक तौर पर टारगेट किया जाएगा गर्भवती माताएं, धात्री, जो माता पिता हैं, या फिर नवविवाहित जोड़ा है जो कि अभी किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं कुछ समय बाद, तो उनको पहले टारगेट किया गया है। उनको पहले समझाया जाएगा कि आपको बेटी और बेटा में फर्क नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात करूं कुछ और चीजों की। एक और चीज शायद आपसे पूछ ले तो आप बताने की स्थिति में हूं, वो मैं आपको बता दूं क्या? पूछेगा तो नहीं वैसे, लेकिन आपसे वही पूछ सकता है। पहले चरण में 100, दूसरे चरण में 61, फिर आखिरी चरण में 244 और फिर 205 जो बच जाते हैं वो, उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। हाँ, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, पूछेगा नहीं तो फिर क्या मतलब। अब इसके लक्ष्य की बात करते हैं कि क्या क्या इसके लक्ष्य हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के। तो पहला लक्ष्य देखते हैं। पहला लक्ष्य आप लिखते जाइए। लिंगात्मक दृष्टि से नाजुक चयनित जिलों में वर्ष में जन्म का लिंगानुपात 2 पॉइंट सुधार लाना। यानी कुल मिला के जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात किस तरीके से होता है, पहले जो बताया 918/1000, तो इसमें 2 पॉइंट सुधार अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 920/1000। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष 2 लिंग मतलब 2 महिलाओं की संख्या बढ़ जाए लिंगानुपात में, तो इस तरीके का सुधार इसमें किया गया।
अब देखते हैं इस तरीके का लक्ष्य रखा गया है इसमें। दूसरा है 5 साल के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लिंग अंतर को 7 पॉइंट से 1.5 पॉइंट कम करना, यानी 7 पॉइंट पहले है उसमें 1.5 पॉइंट कम करेंगे तो 5.5 पॉइंट। और संस्थागत प्रसव हर हाल में 1.5% की वृद्धि करना है। संस्थागत प्रसव मतलब अस्पताल में ले जाकर के प्रसव कराएं, इसको 1.5% की वृद्धि करना। इसके अलावा पहली तिमाही में ANC पंजीकरण में हर हाल में 1% की कमी करना। पर पहली तिमाही में ANC का मतलब क्या है? पहली तिमाही मतलब 9 महीने का में बच्चा जन्म लेगा, तो 9 महीने के जब महिला गर्भ धारण करेगी तो 3 माह के अंदर सरकार के पास ये डेटा चला जाए, वो अपना पंजीकरण करा ले। जैसे हमने किसमें पंजीकरण की बात की थी, एक था हमारा वो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिसके अंतर्गत 5,000 रुपए मिल रहे थे, उसमें पंजीकरण की बात की गई थी। तो यही चीज इसमें भी है कि 3 महीने के अंदर ही पंजीकरण उसका हो जाए, और जितना भी पहले पंजीकरण हो रहा था उसमें 1% को इजाफा करना है हर साल। इसके बाद है 2018-19 तक के लिए एक लक्ष्य रखा गया कि लड़कियों का नामांकन माध्यमिक शिक्षा के लिए 82% तक बढ़ाना। उसके बाद और एक लक्ष्य रखा गया कि चयनित जिले जो हैं जिसमें हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे। अब लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का क्या उद्देश्य है? लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का उद्देश्य यही है कि लड़कियां वहां जाएं तो स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति उनकी कम हो। लड़के और लड़की एक ही शौचालय में अगर जाएंगे तो दिक्कत होता है लड़कियों को, इस वजह से। आगे बात करें, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन एवं रक्त अल्पता से पीड़ित लड़कियों की संख्या घटाकर लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार लाना। इसके अलावा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसको पाक्सो एक्ट 2012 कहा जाता है, पाक्सो अधिनियम 2012, उसका अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करना, लागू करना, ताकि लैंगिक जो हमले हैं बच्चों पर वो न हो। और सुधार लाने के लिए लोगों से समन्वय स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना, ये चीजें तो है। अब देखते हैं कुछ चीजें, कार्यनीतियां क्या होते हैं। कार्यनीतियां की आवश्यकता आपको नहीं है तो कार्यनीतियां छोड़ देते हैं। कार्यनीतियां में यही सब चीजें हैं कि लोगों को जागरूक करना ताकि वो रूढ़िवादिता से निकलें, और रूढ़िवादिता से निकल करके महिला, लड़की और लड़का को एक समान देखें, बच्ची और बच्चे को। ये चीज है कार्यनीतियों में, तो उसके लिए जो भी काम होंगे वो सारी चीजें हैं। अब एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है जिस पर मैं बात कर लेता हूं, जिसको कहा जाता है जिसको कहा जाता है अनुदान, या फिर इसके लिए बजट का प्रावधान कौन करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बजट का प्रावधान करने की जिम्मेदारी किसको है? तो इस 100% बजट जो होगी वो केंद्र सरकार देगी, इसमें राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं होगा। राज्य सरकार का सहयोग केवल यही होगा कि केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उनको लागू करेगी, उनको अच्छे क्रियान्वयन के लिए काम करेगी। अब एक चीज और बताऊं कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रशासन वाले जो क्षेत्र हैं, यानी राज्य सरकार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस चीज पर भी बात की गई है इसमें। तो जिसको कि मैं बताने वाला था कि इसमें एक अभी पढ़ाया था जिसमें समन्वय और सहभागिता, और एक चीज की बात की थी ना, प्रचार, समन्वय सहभागिता प्रचार, जिसके अंतर्गत मैंने बात की थी आपसे, जिसको कि मैं बोला था भूल गया हूँ, आप अभी बताऊंगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, बहुक्षेत्रीय उपाय के अंतर्गत। तो बहुक्षेत्रीय उपाय के अंतर्गत ये चीज मैं भूल गया था, जिसको कि मैं बता देता हूं। राज्य स्कीम के बहुक्षेत्रीय क्रियान्वयन के समन्वय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्य बल गठित करेगा। तो जहां पर भी बहुक्षेत्रीय उपाय शामिल किए जाएंगे वहां पर राज्य कार्य बल का गठन किया जाएगा। बहुक्षेत्रीय उपाय वाले जिलों के लिए राज्य कार्य बल का गठन किया जाएगा। राज्य कार्य बल की बैठक कम से कम साल में 2 बार होगी, लिखते जाइएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और राज्य सरकारें इसकी मॉनिटरिंग करेगी,
तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें और कुछ चीज़ है नहीं जिसको कि बताया जाए और जहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक चीज़ आपसे और पूछ दे सकता है जो कि आप याद रखेंगे कि इसके कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है और राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण मंत्रालय की है। तो इस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना खत्म हो गया। अब इसके अलावा इसमें से और कोई प्रश्न संभवतः नहीं पूछे जाएंगे। आपसे मुख्य रूप से वही प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने जिलों में लागू हुआ, कहाँ से लागू हुआ, और 205 जिले जो बच जाते हैं जिसको मैंने बताया कि यहाँ पे वो मीडिया जागरूकता वाला जो बताया, वो 205 जिले, उसमें सहभागिता और प्रचार दो चीज़ें शामिल हैं जिसको मैंने बताया आपको, सहभागिता और एक और बताया था, मैं ही भूल जा रहा हूँ यार, बताता हूँ, आपने लिखा होगा। अरे यार कितना पीछे पढ़ाया, बस 1 मिनट रुकिएगा, बस बता ही देता हूँ। हाँ, जागरूकता और सहभागिता दो चीज़ों की बात की गई थी, किसमें, 205 जिलों में। तो उसको पूछ सकता है, फिर इसमें पूछ सकता है समन्वय की बात, राज्य कार्य बल का गठन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। शुरू में कितने जिलों में लागू हुआ, उसके बाद कौन से जिलों में लागू हुआ, 2014-15 में कितने जिलों में, फिर 15-16 में द्वितीय चरण में, फिर तृतीय चरण में कितने जिलों में लागू हुआ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो सेशन कंप्लीट हुआ। और एक चीज़ और, आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है टेस्ट को ज्वाइन करने का। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो तो 455 रुपये का है खुली भर्ती के लिए और 505 रुपये का है परिसीमित भर्ती के लिए। बाद में ये 500 के 400, ये 599 हो जाएगा और ये हो जाएगा 649 रुपये। तो जिनको ज्वाइन करना हो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा कम पैसे में। नंबर है 96 17 41 36 76। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके बात कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए उस टॉपिक के साथ। बाकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत इससे अलावा और कोई चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी संभवतः। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।